तो वायरस मेनली दो बायोमॉलिक्यूल से कंपोज होता है। तो यूजुअली वायरस is composed of two biomolecules. Two biomolecules only. कौन कौन से वो? एक होता है प्रोटीन, और प्रोटीन से प्रोटीन का कोट या कवरिंग, वायरस का कोट या कवरिंग, इसको हम कैप्सिड भी बोलते हैं, ये बनता है। ओके, यूजुअली जब हम किसी वायरस का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें इस तरह से हेक्सागोनल शेप वाला स्ट्रक्चर हम उसका बनाते हैं। उसमें एक बाहर की जो आउटलाइन है इसको बोलते हैं कोट और कैप्सिड, कोट और कैप्सिड और कवरिंग। ओके, और इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो आपने बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में, न्यूट्रिएंट्स के बारे में, कि 4 मेजर बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूक्लिक एसिड, ये हमने डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन चैप्टर में पढ़ा था। ओके, तो प्रोटीन यहाँ पर एक बायोमॉलिक्यूल हो गया, दूसरा बायोमॉलिक्यूल है न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड, जिसको हमने जेनेटिक मटेरियल भी कहा था कल, तो हमने क्लियरली कहा था कि वायरस में आइदर डीएनए और आरएनए होता है, बोथ नहीं होते। जैसे हमारी सेल में डीएनए भी है, आरएनए भी है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए ये प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जेनेटिक मटेरियल डीएनए हमने कहा था। लेकिन वायरस के पास में आइदर डीएनए होगा और आरएनए होगा, दोनों एक साथ में नहीं हो सकते। ओके, तो न्यूक्लिक एसिड में हम कहेंगे यहाँ पर आइदर डीएनए और आरएनए। यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड, ये हमने उसके बीच में यहाँ पर ये न्यूक्लिक एसिड के लिए ऐसा स्ट्रैंड रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है जो आपका न्यूक्लिक एसिड है। फिर वो डीएनए होगा, तो फिर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है, जिसके ऊपर हमने एसएसडीएनए वायरस और डीएसडीएनए वायरस पढ़ा था। या फिर अगर आरएनए होगा तो अगेन सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होगा, एसएसआरएनए और डीएस राइबोवायरा आरएनए वायरस, डीएनए और आरएनए। लेकिन कुछ ऐसे वायरसेस भी हैं जिनमें एक एक्स्ट्रा लेयर मिलती है लिपिड की। ओके, some virus also possess an extra layer of lipids. लिपिड से बनी हुई, फैट से बनी हुई एक एक्स्ट्रा। कोई एग्जांपल बता सकता है ऐसे वायरस का इसमें लिपिड की लेयर है? अभी कौन से वायरस के कारण पेंडेमिक चल रहा है बेटा? कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस में भी जो कोरोना वायरस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो कोरोना वायरस जिसमें लिपिड की लेयर है वो है
SARS-CoV-2, SARS-CoV-2, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस सेकंड, ये है SARS-CoV-2। साथ में एक होता है HIV वायरस जो एड्स कॉज करता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कॉज करता है। तो ऐसे मतलब बहुत सारे एडिनो वायरसेस में, इनको एडिनो वायरस बोला जाता है, बहुत सारे एडिनो वायरसेस में मतलब SARS-CoV-2, HIV वायरस, ऐसे वायरसेस में लिपिड की लेयर भी मिली है एक्स्ट्रा, जबकि अदर में ओनली दो ही चीजें मिलती हैं, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। लेकिन इनमें प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड के साथ साथ में लिपिड की लेयर भी मिली है। ओके, कोरोना वायरस कोई नया नहीं है, इससे पहले 6 स्ट्रेन्स कोरोना वायरस के पहले से पता चल चुके हैं ऑलरेडी। 6 स्ट्रेन्स है जो कॉमन कोल्ड या फ्लू बहुत पहले से कॉज करवा रहे हैं, आज से कम 200 साल पहले से कोरोना वायरस है। लेकिन ये जो नया स्ट्रेन आया है SARS-CoV-2, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, तो पहले वो रेस्पिरेटरी ट्रैक को ज़्यादा इन्फेक्ट नहीं करते थे जो कोरोना वायरस, इसके पहले 6 स्ट्रेन्स थे ऑलरेडी, ये 7th वाला स्ट्रेन है। तो 6 स्ट्रेन जो थे वो ओनली नेजल पार्ट तक जाते थे और वहीं पर हमारी बॉडी जो है उसको खत्म कर देती है। ओके, बहुत सारे लोगों को बचपन में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन बहुत पहले हुआ होगा, लेकिन वो नॉर्मल वाले थे, वो ज़्यादा इन्फेक्टिव नहीं थे, उनके पास में लीथल जीन नहीं था, निमोनिया कॉज करने वाला जीन नहीं था, फाइब्रॉइड्स, लंग्स में फाइब्रस फ्लूइड भराने वाला जीन नहीं था। ये वायरस जो है वो लंग्स तक जा सकता है और लंग्स में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। ठीक है, इसके पास में नया जीन कहाँ से आया, वो एक प्रॉब्लम है, इसलिए बोलते हैं कि इसको आर्टिफिशियली उसमें जीन इंट्रोड्यूस किया गया होगा चाइना वगैरह की तरफ से, ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो ऑलरेडी 6 स्ट्रेन्स थे तो ऑलरेडी अवेलेबल था और इतने सालों में उसमें ऐसा कोई म्यूटेशन नहीं हुआ कि जिसमें ऐसा चेंज हो जाए, और अचानक से अब चेंज हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी 200-300 साल पहले से वो अवेलेबल थे वायरस और उसमें अचानक से चेंज हुआ है। ओके, तो कभी लीथल नहीं था कोरोना वायरस, लेकिन ये जो नया स्ट्रेन आया है SARS-CoV-2 जिसको बोला जाता है, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करता है पूरे, और लंग्स में फ्लूइड करवा सकता है, निमोनिया टाइप वापर कॉज करवा सकता है। इसलिए उसको अभी लीथल बन गया है कुछ कंडीशंस में। ये अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में जाए तो लंग्स में हार्म पहुंचा सकता है और लंग्स अगर रिकवर ना हो पाए तो फिर डेथ हो सकता है। तो 100% डेथ नहीं, लेकिन डेथ होने के चांसेस हो सकते हैं वहाँ पर, कि अगर ट्रीटमेंट अगर उसमें वहाँ पर प्रॉब्लम हो, लंग्स रिकवर हो जाए तो रिकवरी हो जाए। तो ये वायरसेस यहाँ पर एक्स्ट्रा लिपिड के लिए है। लेकिन कुछ ऐसे वायरसेस, फिर हम दूसरे वायरसेस के स्ट्रक्चर देखते हैं जिसमें कि केवल ऐसा सिंपल स्ट्रक्चर नहीं है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे 2 एग्जांपल है आपको इनके स्ट्रक्चर। एक है बैक्टीरियोफेज। क्या होता है बेटा बैक्टीरियोफेज? कल पढ़ा था हमने, जो वायरस बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है। वेरी गुड बेटा। ओके, तो दोज वायरसेस व्हिच अफेक्ट बैक्टीरिया मींस जो ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया पर ग्रो करते हैं, बैक्टीरिया सेल पर ग्रो करेंगे, उनके ऊपर उनके अंदर लिविंग कंडीशन में रहेंगे। ओके, उन वायरसेस को हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज तो वायरस बैक्टीरिया के पास में जाना चाहिए, उसको एडहर करना चाहिए। ओके, सिंगल सेल है बैक्टीरियम, वो कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है कि उसमें वो कैसे भी चला जाए तो सेल के कांटेक्ट में ही आ जाएगा। बैक्टीरियम तो एक सिंगल सेल है, अब सिंगल सेल के कांटेक्ट में आने के लिए उसको उसके ऊपर रुकना पड़ेगा। इसलिए बैक्टीरियोफेजेस वायरस के पास में स्पेशल टाइप के टेल प्रोटीन्स होते हैं, स्पाइक प्रोटीन्स, की हेल्प से वो बैक्टीरिया पर एडहर करता है, रुकता है एंकरेज के लिए। तो सबसे पहले तो नॉर्मल बैक्टीरियोफेज में ये प्रोटीन का कोट कवरिंग कैप्सिड, फिर उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल,
बैक्टीरिया को ज्यादातर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस अफेक्ट करते हैं। तो ये जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड उसका, लेकिन उसके बाद में एक शीट बनती है, यहाँ पर एक शीट बनती है प्रोटीन फाइबर्स यहाँ पर इस तरह से बनते हैं, और ये शीट फिर आगे इससे प्रोटीन के टेल फाइबर्स में से निकलते हैं। इस तरह से टेल फाइबर्स यहाँ से निकलते हैं। ओके, ये हो गया कोट और कैप्सिड। ये हो गया जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पर डीएनए वायरसेस ही जनरली अफेक्ट करते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस। ये मैंने न्यूक्लिक एसिड की जगह डायरेक्ट डीएनए लिख दिया। ये जो पार्ट हमने बनाया है, ये पार्ट रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर स्पिंडल को, लेग को। और ये है टेल फाइबर्स, प्रोटीन फाइबर्स, प्रोटीन से बने हुए टेल फाइबर्स। ये प्रोटीनेशियस होते हैं, टेल फाइबर प्रोटीन से बनते हैं। ये मिलता है ओनली बैक्टीरियोफेजेस में ही मिलेंगे टेल फाइबर्स। ठीक है बेटा। एक और सिलेबस में आपने स्ट्रक्चर वायरस का, टोबैको मोजाइक वायरस, TMV, टोबैको मोजाइक वायरस का स्ट्रक्चर। जिसे हमने डीएनए वायरस का बनाया, टोबैको मोजाइक वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन उसका जो कोट होता है, उसका जो कोट है, कैप्सिड है, वो छोटी छोटी यूनिट कैप्सोमियर से बना हुआ है, और वो छोटी छोटी यूनिट्स ऐसी इलॉन्गेटेड फॉर्म में रहती है। इलॉन्गेटेड फॉर्म में कैप्सोमियर होती है, मतलब कैप्सिड की यूनिट्स। ये यूनिट के फॉर्म में, इस तरह की यूनिट के फॉर्म में इलॉन्गेटेड आप बना सकते हैं उसको। कैप्सिड, ये कवरिंग बन रहा है, लेकिन कवरिंग में एक एक यूनिट अलग अलग दिख रही है आपको। प्रोटीन की इस मोनोमर को, यूनिट को हम बोलते हैं कैप्सोमियर। इसे आप आगे बढ़ाते जाएंगे इसको, एक एक यूनिट को हम बोलेंगे कैप्सोमियर, और कैप्सोमियर से बना हुआ ये पूरा है कैप्सिड। ये पूरा बन रहा है
कैप्सिड, प्रोटीन का ये पूरा कवरिंग बन रहा है कैप्सिड। ऐसी यूनिट से यहाँ पर कैप्सिड की कैप्सोमियर से यहाँ पर बने हुए हैं, और इन कैप्सोमियर में से यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड की चेन निकल रही है। ये आरएनए की चेन है, राइबोन्यूक्लियोटाइड, मेनी न्यूक्लियोटाइड मिल करके आरएनए बन रहे हैं। ये आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एक ही स्ट्रैंड है आरएनए। इस तरह से टीएमवी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वाला वायरस है। ये आरएनए वायरस का एग्जांपल, या डीएनए वायरस का एग्जांपल। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। डन? Yes, sir. गुड। ओके, एनसीईआरटी में एक इंफॉर्मेशन दी है जो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ओके, प्लांट्स को जो अफेक्ट करते हैं मेनली उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। जैसे हमने टोबैको मोजेक वायरस बनाया, जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, ये टोबैको प्लांट को अफेक्ट कर रहा है। तो प्लांट्स को जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ज्यादा अफेक्ट करते हैं। ऐसे ही एनिमल्स को अफेक्ट करने वाले वायरसेस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाले होते हैं। एनिमल्स को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वाले वायरसेस कम अफेक्ट करते हैं। ओके, तो एनिमल्स को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ये ज्यादा अफेक्ट करते हैं। और वायरसेस को, मतलब जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं वो मेनली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं। वायरसेस के कारण जो डिसीज होती है ह्यूमन बीइंग्स में, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स, ठीक है, ये होती है। प्लांट्स में इनके सिम्टम्स होते हैं मोजेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोविंग एंड वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। तो ये एनसीईआरटी से आपको नोट कर लेना है पार्ट। ओके, एनसीईआरटी से इतना पार्ट आपको नोट करना है कि वायरसेस कौन से अफेक्ट करते हैं। जैसे बैक्टीरिया में हमने कहा कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाले वायरसेस ज्यादा अफेक्ट करेंगे। प्लांट्स में कहा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वाले ज्यादा अफेक्ट करते हैं। एनिमल्स में कहा हमने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वाले वायरसेस, ये आप इनको अफेक्ट करने वाले आपको नोट कर लेना। फिर ह्यूमन बीइंग्स में कौन सी डिसीजेस होती है, मम्स, मेजल्स, रूबेला, ठीक है। उसके बाद में पोलियोमाइलिटिस, है ना, पोलियो। ओके, अभी कोरोना वायरस, एचआईवी, एड्स, ठीक है। ऐसे एग्जांपल आप वायरस वाले, इन्फ्लुएंजा डिसीजेस बहुत सारे, फ्लू वाली। ओके, तो ये आप सब आप एग्जांपल एनिमल्स में होने वाले डिसीजेस। प्लांट्स में स्टंटेड ग्रोथ रुक जाएगी, लीफ कर्ल होगी, मुड़ जाएगी लीफ, मोजेक लीफ हो जाएगी। ओके, तो ये सब आप वहाँ पर सिम्टम्स प्लांट से रिलेटेड वहाँ पर लिख। नेक्स्ट है
वायरस से भी छोटा कुछ स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। वायरस से भी छोटे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स मिलेंगे? तो एक है वायरॉइड और दूसरा प्रायॉन, उनके बारे में पढ़ेंगे हम कौन से। नेक्स्ट हेडिंग डालो वायरॉइड्स। क्या है वायरॉइड्स? फ्री infectious single stranded RNA. ओके, फ्री infectious single stranded RNA मतलब ओनली आरएनए है। मतलब वायरॉइड्स क्या हो गए? वायरस माइनस प्रोटीन। क्योंकि यूजुअली मोस्ट ऑफ द वायरसेस में प्रोटीन का कोड और डीएनए या आरएनए होता है, दोनों में से एक। वायरॉइड में बस केवल जेनेटिक मटेरियल है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ओके, वायरॉइड्स में हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलता है। ओके, तो वायरस से भी छोटा हो गया वो। वायरस में जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन का कोड था, तो इसके पास में प्रोटीन नहीं है, जेनेटिक मटेरियल है बस ओनली आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। इसे वायरॉइड्स को आप ऐसा लिख सकते हैं, वायरस माइनस प्रोटीन। ओके, तो मतलब ये वायरस से भी छोटे हैं। तो लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए होता है इनका, लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए। इनका आरएनए बहुत ही कम मॉलिक्यूलर वेट वाला होता है। इनको सबसे पहली बार डिस्कवर किया था T.O. Diener। T.O. Diener discovered viroids for the first time। हमने कहा ये फ्री होते हैं, इन्फेक्शियस होते हैं, मतलब डिसीज कॉजिंग। ओके, इन्फेक्शियस मतलब इन्फेक्शन कॉज करेंगे, पैथोजेनिक है, डिसीज कॉज करेंगे। तो ये एक डिसीज से रिलेटेड है जहां पर मिले हैं ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। आप इसको पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिसीज भी लिख सकते हैं। ओके, तो पोटैटो के ट्यूबर जो है वो स्पिंडलॉइड टाइप हो जाते हैं, ऐसे उनमें जो है क्या बोलते हैं लाइन धारियां ऐसी बन जाती है वहां पर। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज में देखा गया है कि वहां पर ये किसके कारण होती है डिसीज? आरएनए, ओनली एसएस आरएनए के कारण होती है। कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होता, बैक्टीरिया या वायरस पूरा या फिर कोई फंगस के कारण नहीं हो रही है। ओनली एक एसएस आरएनए इन्फेक्शन हुआ एक पोटैटो से दूसरे पोटैटो में, और वहां पर ये डिसऑर्डर हो गई। फ्री इन्फेक्शियस आरएनए मतलब ओनली आरएनए ही बस, बाकी कुछ भी नहीं है उसके पास आरएनए के अलावा। ऐसा ही नेक्स्ट है प्रायॉन्स। तो जैसे वायरॉइड्स फ्री इन्फेक्शियस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, वैसे ही प्रायॉन्स देखे गए। तो प्रायॉन्स में पता चला ये फ्री इन्फेक्शियस प्रोटीन्स को बोला जाता है प्रायॉन्स। तो अगर कोई अकेला प्रोटीन अकेला पड़ा हुआ है, फ्री है, और वो किसी में डिसीज कॉज कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है किसी ऑर्गेनिज्म को और डिसीज कॉज कर सकता है, उसको बोलते हैं प्रायॉन। फ्री इन्फेक्शियस प्रोटीन को प्रायॉन कहेंगे। सबसे पहला प्रायॉन का केस डिस्कवर हुआ था कैटल्स में, उसमें देखी गई थी मैड काउ डिसीज। मैड काउ डिसीज ओनली काउ में नहीं होती, कैटल्स में होती है, काउ बफेलो इनमें सब में कैटल्स में होती है। मैड काउ डिसीज में देखा गया कि वहां का रीजन, अगेन उस डिसीज का रीजन जो है वो ओनली एक प्रोटीन है। ओके,
मेड काउ डिसीज जैसा ही एक डिसीज होती है ह्यूमन बीइंग्स में, जिसको हम बोलते हैं क्रूसफेल्ड ओके, क्रूसफेल्ड जैकब डिसीज, CJD, क्रूसफेल्ड जैकब डिसीज। क्रूसफेल्ड जैकब डिसीज ये एनालॉगस है मैड काउ डिसीज के। ओके, तो इसमें भी एक इन्फेक्शियस प्रोटीन मिला है जो यहाँ पर भी ब्रेन को अफेक्ट करता है। मैड काउ डिसीज में भी ब्रेन को अफेक्ट करता है, जिसके कारण जो कैटल्स होती है जिनमें इन्फेक्शन हो जाता है, गाय या फिर जो भैंस वगैरह रहती है, बफेलोस वगैरह, उनमें कंट्रोल खत्म हो जाता है और वो उसमें अचानक से एक्सट्रीम रेज, एंगर आ जाती है या फिर वो किसी भी तरह से बिहेव करने लग जाती है। ओके, कंट्रोल नहीं रहता। मतलब मैड काउ डिसीज का दूसरा नाम है मैड काउ डिसीज, तो also called as bovine spongiform encephalopathy। ओके, BSE इसका एब्रीव, bovine spongiform encephalopathy। बोवाइन मतलब जो कैटल वगैरह के जो बछड़े होते हैं ना, काऊ वगैरह के, उनको वहाँ पर हम काफ कहते हैं और उनसे रिलेटेड टर्म यूज होती है बोवाइन। ओके, तो कैटल्स के छोटे छोटे बछड़ों के लिए वहाँ पर टर्म यूज होती है बोवाइन। बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म मतलब कि उनमें स्पॉन्जिन या जो स्पॉन्जिफॉर्म लिपिड्स हैं, स्पिंगोमाइलिन, वो ज्यादा बनने लग जाते हैं और इसके कारण ब्रेन की एक्टिविटीज अफेक्ट हो जाती है। इस तरह से इसलिए उसको बोला गया मैड काउ डिसीज, मतलब मैड कैटल को थोड़ा सा मैड टाइप बना देती है। बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। ऐसे एक डिसऑर्डर स्क्रैपी एंड क्रू, स्क्रैपी डिसीज एंड क्रू डिसीज, ये बोट शेप इनमें मिलता है। स्क्रैपी शीप में मिलती है और पुरु बोट में होता है। ये भी प्रायोन के कारण होने वाला डिसऑर्डर है। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। किसी को अगर कुछ पूछना है वायरॉइड्स या प्रायोन्स के बारे में पूछ सकते हैं। डन बेटा, स्क्रीनशॉट हो गया। स्क्रीनशॉट हो गया क्या बेटा? यस सर। ओके बेटा, गुड। अब लास्ट टर्म है इस चैप्टर की, लाइकेन। हमने कहा था वायरस एंड लाइकेन को इंक्लूड नहीं किया है, तो वायरस से रिलेटेड ही स्ट्रक्चर हमने पढ़े। वायरॉइड एंड प्रायोन, इनको भी क्लासिफाई नहीं किया गया है, एज वेल एज लाइकेन को भी
क्लासिफाई नहीं किया गया है। लाइकेन, लाइकेन क्या है बेटा? लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन है इन बिटवीन एन अलगा एंड फंगस। लाइकेन कोई अलग से ऑर्गेनिज्म नहीं है। लाइकेन इज एक्चुअली एन एसोसिएशन, एक एसोसिएशन है दो ऑर्गेनिज्म का, और वो भी कैसा एसोसिएशन है? दोनों को बेनिफिशियल, इसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ओके, लाइकेन इज एन एक्चुअली सिम्बायोटिक एसोसिएशन of an alga and a fungus। ओके, तो मतलब एक पार्टनर अलगा है और एक पार्टनर फंगस है। यूजुअली अलगी में कौन कौन हो सकता है? अलगी में या तो ग्रीन अलगा होगा। ओके, अलगी, अलगी जब हम प्लांट क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं बेटा, फर्स्ट डिवीजन अलगी प्लांट में, तब अलगी को हम 3 क्लासेस बताएंगे वहां पर। अलगी, ग्रीन अलगी, रेड अलगी एंड ब्राउन अलगी। तो लाइकेन बनाने में ओनली ग्रीन अलगी पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ से, और पहले ब्लू ग्रीन अलगी को भी अलगी में रखा जाए। ब्लू ग्रीन अलगी, आजकल हमें पता है कि ब्लू ग्रीन अलगी को हम साइनोबैक्टीरिया ग्रुप में रखते हैं, मतलब ब्लू बैक्टीरिया है वो, मतलब किंगडम मोनेरा का मेंबर। तो कुछ साइनोबैक्टीरिया भी एसोसिएशन में होते हैं। ओके, कुछ साइनोबैक्टीरिया भी लाइकेन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो अलगल पार्टनर कौन कौन हो सकते हैं बेटा? अलगी को कौन कौन से लाइकेन बनाने में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? बोर्ड पे लिखा है ना बेटा आप लोगों के सामने, कौन algae कौन से? and green algae। यस, ग्रीन अलगी एंड ब्लू ग्रीन अलगी, क्योंकि एक ही स्टूडेंट को दिखा, शायद एक ही स्टूडेंट ने बताया। ओके, फिर फंगस, फंगस भी हम 4 क्लासेस पढ़ चुके हैं फंगस की। ओके, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज, 4 क्लासेस पढ़ चुके हैं हम। तो क्या चारों क्लासेस के मेंबर पार्टिसिपेट कर सकते हैं लाइकेन बनाने में? तो हम कहेंगे नहीं, ओनली 2 क्लासेस के मेंबर। कौन कौन सी क्लासेस है वो? Ascomycetes and यस, वेरी गुड। Basidiomycetes। बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज के मेंबर या बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर, ये फंगस के फॉर्म में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, तो जो कि लाइकेन है, लाइकेन में 2 पार्ट है, मतलब लाइकेन 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। जो अलगल पार्टनर पार्टिसिपेट करेगा, उस अलगल पार्टनर को हम बोलते हैं फाइकोबायोन। जब या तो ग्रीन अलगा कोई पार्टिसिपेट करे या ब्लू ग्रीन अलगी, तो हम क्या कहेंगे? फाइकोबायोन। क्यों कहेंगे फाइकोबायोन? क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म बन रहा है लाइकेन, वो सिम्बायोट है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का प्रोडक्ट, इसलिए उसको बोलते हैं सिम्बायोन। इस सिम्बायोन में अलगल पार्ट जो है उसको हम बोलेंगे फाइकोबायोन। क्यों? क्योंकि स्टडी ऑफ अलगी को क्या कहते हैं बेटा हम? फाइकोलॉजी। यस, वेरी गुड। स्टडी ऑफ अलगी को हम बोलते हैं फाइकोलॉजी। फाइको और फाइसस ये अलगी से रिलेट करता है। ओके, ऐसे ही जो फंगल पार्टनर होगा, फंगल पार्टनर को हम माइकोबायोम टर्म देंगे। क्यों देंगे माइकोबायोम टर्म? क्योंकि स्टडी ऑफ फंजाई को हम क्या बोलते हैं बेटा? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। वेरी गुड।
माइकोलॉजी और माइसेटोलॉजी, माइकोलॉजी और माइसेटोलॉजी, जो कि माइको, माइसस या माइसिटस ये फंगस के लिए हम टर्म यूज करते हैं। तो फाइकोबायोन्ट एंड माइकोबायोन्ट ये पार्टनर है। अब फाइकोबायोन्ट पार्टनर जो रहेगा वो हमेशा अपर पार्ट बनाता है, अपर पार्ट में रहेगा फाइकोबायोन्ट, मतलब अलगी वाला पार्ट, अलगी या ब्लूबिन अलगी, और फंगस एस्कोमाइसीडिया बेसिडियोमाइसीडिस का पार्ट ये हमेशा लोअर पोर्शन में रहेगा, बेसल पार्ट में लोअर पार्ट बनाता है वहां पर। ओके, तो फाइकोबायोन्ट लाइकेन का 95% अबाउट 95% तक का पार्ट बना लेता है। ओके, अबाउट 95% पार्ट लाइकेन का अलगी से बनता है। और वो उसको ऊपर क्यों रखा है? फंगस नीचे है और अलगी ऊपर क्यों है? क्या रीजन हो सकता है बेटा? क्योंकि अलगी हेट्रोट्रॉफिक है और वो उसे खाना दे सकती है। फिर अलगी ऊपर क्यों है? Sir, because algae provide food to fungus. Sir, photosynthesis के लिए. यस, वेरी गुड, फोटोसिंथेसिस के लिए। दिस इज द करेक्ट आंसर। अलगी ऊपर क्यों है हमने ये बोला। ओके, अलगी ऊपर इसलिए है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। अलगी के पास, अलगी ऑटोट्रॉप्स होते हैं, फंजाई हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। तो अलगी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, अलगी के पास में पिगमेंट्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो सनलाइट को कैप्चर कर सकता है। तो अलगी अगर ऊपर वाले पार्ट में रहेगा तो वो ज्यादा लाइट के कांटेक्ट में आएगा। ओके, अच्छे से लाइट को ऑब्जॉर्ब कर पाएगा। अगर वो नीचे रह जाता तो फिर अच्छे से उसको प्रॉपर सनलाइट वहां पर वो कैप्चर नहीं कर पाता। इसलिए अलगी हमेशा ऊपर रहता है। ओके, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सके, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये अपर पार्ट में रहता है, फूड बनाता है। फिर सेकंड हमने कहा फंगल पार्टनर माइकोबायोन्ट। माइकोबायोन्ट अबाउट 5% पार्ट होता है ओनली लाइकेन का, पूरे लाइकेन का। ये नीचे क्यों रहता है? ये नीचे इसलिए रहता है क्योंकि फंगस के पास में हाइफी होते हैं और हाइफी रूट लाइक राइजोइड बना सकते हैं, जिससे वो सबस्ट्रेटम से, मतलब अगर वो जमीन पर ग्रो हो रहा है लाइकेन, तो जमीन के ऊपर टच करके एडर करके उसमें सॉइल में अच्छे से एडर करके फिक्स होकर के लाइकेन को सपोर्ट दे सके। ओके, तो सबसे पहला काम है कि सबस्ट्रेटम के साथ में चिपकना, लेकिन सबसे मेजर फंक्शन है उसका कि फंगस अब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से करते हैं। ओके, जैसे आपने देखा होगा कि फंगस अगर कोई किसी चीज का डाइजेशन करना है तो वो बाहर जो फूड पड़ा है, अपनी बॉडी के बाहर जो फूड है वो अंदर डायरेक्टली नहीं ले सकता। तो वो क्या करता है, फूड के ऊपर पहले डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करता है बाहर के फूड पर, बाहरी। तो उसका पार्शियल डाइजेशन बाहर ही हो जाता है फूड का, और वो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को फिर अब्सॉर्ब करता है और फिर डाइजेशन करता है। इसका अब्सॉर्प्शन ये बहुत अच्छे से कर सकता है। इसलिए वाटर एंड मिनरल अब्सॉर्प्शन इसका मेजर फंक्शन है, अच्छे से कर सकता है वाटर एंड मिनरल अब्सॉर्प्शन, बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। और दूसरा, इसके पास में जो हाइफी होते हैं वो रूट लाइक बन करके, राइजोइड स्ट्रक्चर बन करके सबस्ट्रेटम के साथ में एंकरेज के लिए, सपोर्ट के लिए, वहां पर एडहर करने के लिए किसी भी सबस्ट्रेटम, ऐसी जगह जहां पर कि कोई भी चीज रुक सकती है उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेटम। ओके, तो सबस्ट्रेटम के साथ में चिपकने के लिए वहां पर, जहां पर भी ये रॉक पर ग्रो होगा तो क्रस्टोज लाइकन, फोलियोज लाइकन ऐसे टर्म आपको देते हैं। तो टाइप्स ऑफ लाइकेंस आपके सिलेबस में अब नहीं बचे हैं।
ओके, तो एंकरेज के लिए है ये पार्ट। वाटर और मिनरल का बहुत अच्छे से अब्जॉर्प्शन करके ये वाटर और मिनरल्स पहुंचा सकता है अलगी तक। अलगी वाटर, मिनरल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल उसके पास में है, सनलाइट को कैप्चर करके कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस करेगा, फूड फॉर्म करेगा। ओके, लाइकेन पॉल्यूशन के बेस इंडिकेटर होते हैं, इकोलॉजिकल रोल है इनका। लाइकेन आर बेस्ड इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन और उसमें भी ज्यादा SO2 पॉल्यूशन। ओके, SO2 पॉल्यूशन। अगर सल्फर डाइऑक्साइड गैस का पॉल्यूशन ज्यादा है एयर में, तो वहां पर लाइकेन ग्रो नहीं हो पाएंगे। लाइकेन ग्रो नहीं हो पाएंगे ऐसी जगह पर तो हम बोलेंगे कि वो एयर पॉल्यूटेड है, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड मिला हुआ है उसमें, एयर पॉल्यूटेड है। इसलिए वो इंडिकेटर होते हैं एयर पॉल्यूशन के। लाइकेन जहाँ से कम ग्रो होना शुरू हो जाए वहां पर एयर पॉल्यूट हो रही है, एयर में पॉल्यूशन फैल रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है एयर, ऐसा हम वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए बोलते हैं कि ये इकोलॉजिकल इंडिकेटर है एयर पॉल्यूशन। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, किसी को कोई डाउट बचा हो तो पूछ सकते हैं। डन बेटा? Yes, sir. आप लोगों को प्रोटिस्टा और फंजाई तक की प्रैक्टिस दे चुका हूँ। वायरस और लाइकन, वायरॉइड, प्रायॉन्स, इनके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कोशिश करूंगा जल्दी से आपको प्रोवाइड कर दूं। ओके, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है बेटा यहीं पर। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे कल से, थर्ड वाला चैप्टर, प्लांट क्लासिफिकेशन वाला। ओके, प्लांट किंगडम। ओके बेटा, बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं, नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल के दिन। बाय सर। बाय सर। बाय बेटा। Bye, sir. बाय बेटा। ओके, किसी ने मैसेज में क्वेश्चन पूछा है।